हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। आज जो चैप्टर है, बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको सीखने को मिलेंगी। सेकुलरिज्म क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होती है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज वो देखने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। ठीक है। फीचर्स इन द सेंस उसमें अच्छाई क्या है और कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस का सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट। सो सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कहाँ से, ये फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। राइट। तो पहला जो फीचर्स दिखाया गया है इसमें, और ये बोला गया है कि लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। ये क्या है? लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये क्यों है लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग को देखना है। ठीक है। तो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पीछे तीन रीजन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये गलत नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। तो लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है क्योंकि पहला रीजन, जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से अगर इंडिया का जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है। ठीक है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री में 7th रैंक पे आता है। यानी इसका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। तो जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा होने के कारण कैसा होता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। राइट। डाइवर्सिटी ज़्यादा होने से हर चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पे डिफरेंट डिफरेंट एथिकल्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो हर रिलीजियस हर कल्चर को संभाल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर्सन्स। राइट। सो दैट इज द रीजन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फैक्टर था जोग्राफिकल फैक्टर जो हम लोग ने देख लिया, बिकॉज आवर एरिया इज वेरी बिग, आवर डाइवर्सिटी इज वेरी एथनिकली डिफरेंशिएटी इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिली। जैसे आप अमेरिका में चले गए तो अमेरिका में आपको क्रिश्चियन मिलेंगे और देखोगे तो बहुत सिमिलर टाइप के दिखाई देते हैं। तो उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका में आपको क्या मिलेंगे? गोरे मिलेंगे, थोड़ा ब्लैक पीपल निग्रोज मिलेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन उनका जो कल्चर है वो कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। हमारे यहाँ पे कैसा है, हर जगह रेस, रिलीजियस और कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखोगे इंडिया में तो एक ही कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में अलग फीचर है। ठीक है। अपना महाराष्ट्र में अलग है, फिर नॉर्थ साइड में मैदानी इलाकों में अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट एथनिसिटी है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है। तो इतने सारे चीज़ों को एक साथ संभाल के रखना और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट मैटर। ठीक है। तो उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने उसको बनाया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था उसमें जो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा था वो एक बहुत बड़ा, बहुत लेंथीएस्ट है। और आपको पता है इसका हम लोग ने 70% एज इट इज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे इसी एक्ट के थ्रू हमारे इंडिया पे रेगुलेट हो रहा था। तो हम लोग ने इस बात का, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी बनाना था, तो हम लोग ने इसकी बजाय दूसरे और किसी कॉन्स्टिट्यूशन को ट्राई नहीं किया और हम लोग ने इससे ही एज इट इज़ फॉलो कर लिया। ठीक है। मैं एज इट इज़ नहीं बोल रहा हूँ, 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द 1935 एक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पूरी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, सेंटर के लिए अलग बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है। सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका में अगर यूएसए की कंपैरिजन किया जाए तो सेंटर में उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट में उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है।
सेंटर और स्टेट सब के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बताओ मुझे कि अगर दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने स्टेट हैं सब सेंटर है, सब के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी होगा क्या? नहीं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, जब सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो वो लेंदी होना लाजमी है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक रीजन हो सकता है आपके, होता हो है जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लेंदिएस्ट है। उसके बाद क्या है, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें ज्यादातर लोग क्या होते थे, लीगल यानी कि लॉयर्स हुआ करते थे। और जब लॉयर्स कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज लिखते हैं तो लोग क्या करते हैं, लीगल वर्ड्स का यूज करते हो। लीगल वर्ड्स आपको पता है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा जाता है, राइट। उसके लूप होल्स ना निकले इसलिए उसको बहुत ज्यादा इलेबरेट किया जाता है। और जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इलेबरेट करोगे तो बट ऑब्वियस वो क्या बन जाती है, लेंथीएस्ट बन जाती है। अंडरस्टैंड? तो ये आप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 क्वेश्चन जिसमें से कौन सा रीजन है हमारे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका साइलेंट फीचर बोला जाएगा कि लेंथीएस्ट है, और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसमें से कौन सा सबसे सुटेबल है। तो ये चारों ऑप्शन में से अगर कोई एक ऑप्शन रहेगा तो वही आपका सही आंसर होगा, या फिर ये चारों के चारों ऑप्शन दिए रहेंगे और 1 2 3 4 ऐसा लिखा रहेगा तो भी आपको ये ऑल ऑफ द वो करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक बोलते हैं ना कि ये 4 जो दिए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सेग्रीगेट करके दिए गए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला या दूसरा फीचर क्या है इसका, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, तो हर जगह पे आप देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कुछ लोगों का ऐसा बोलना है, हम लोग क्रिटिसिज्म उसको देखेंगे कि हम लोग ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्या किया, बहुत सारे वेरियस सोर्सेस को इससे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया, लेकिन हम लोगों ने कॉपी नहीं किया, हम लोग ने उसको रैंसैकिंग किया। रैंसैकिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने वहां से आइडियाज को लिया और उस आइडिया को हमारे हमारे टर्मिनोलॉजी यानी कि हमारे जो इंडिया है उसके उसके में जो भी रीजन है उसके हिसाब से हम लोग उसको मोल्ड किया, और मोल्ड करने के बाद फिर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला। इसको बोलते हैं रैंसैकिंग। रैंसैकिंग का मतलब ये होता है कि आइडियाज लेना, और आइडियाज लेने के बाद उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना, अपने हिसाब से फोल्ड करना, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, उसको अल्टर करना, उसको चेंज करना, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सुटेबली डालने को क्या बोलते हैं, रैंसैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेस जो लिए गया उसको रैंसैक किया गया है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कॉपी किया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जहां से हमारे ऐसा बोला जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ से सब कुछ यहीं से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से इसलिए लिया गया है, देखो हुआ क्या था कि जब हमारे लीडर्स लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम पे यूएसए बहुत बड़ा एक डेवलपिंग कंट्री हुआ करता था। ठीक है, यूएसए क्या था, एक बहुत डेवलपिंग कंट्री हुआ करता था। ठीक है, तो हमारे जो लीडर्स थे वो सोचते थे कि अगर हम लोग भी इंडिया को फ्रीडम करवा लेते हैं तो हम लोग उसको अमेरिका की तरह रखेंगे। और जब वो ये देखा गया कि अमेरिका इतना डेवलप क्यों हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता चला कि उनके लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स के साथ जीते, जिससे क्या होता है कि वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज द रीजन जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग ने लिया है, ये हम लोग ने अमेरिका से लिया। तो हम लोग को लगा था कि अगर हम लोग अपने ही लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो सही बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है तो एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, और ये हर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते वहाँ पे जो बोलते ना कि एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन भी एक आपका क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर पॉपुलेशन सही से डेवलप नहीं कर पाएगी तो वो कंट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो स्ट्रांग बैकवर्ड होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। और उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरिश यानी आयरलैंड से लिया। क्वेश्चन ये उठता है जैसे कि यूपीएससी के लिए क्वेश्चन आएगा
कि हम लोग ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ आयरिश से क्यों लिया है और कोई कंट्री क्यों नहीं था। तो एक्चुअली आयरलैंड में क्या हुआ था कि आयरलैंड में अगर आज भी आप देखते हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर ध्यान दिया जाता है, राइट। वो लोग क्या समझते हैं कि जो इंडिविजुअल को डेवलप करना है तो उनके ऊपर उस इंडिविजुअल को ध्यान देना पड़ेगा। तो वहाँ के जो जितने भी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो क्या करते हैं, पर एक इंडिविजुअल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे कैसा है कि आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, ठीक है, मारने की तो बात दूर की है, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं इसके लिए इंस्पेक्टर हर महीने या हर हफ्ते आपके घर पे आके चेक करेगा कि आप उनको क्या खिला रहे हो, कितना न्यूट्रिशन दे रहे हो, कितना आयरन जा रहा है उनके पास, वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे ऑफिसर्स घर घर पे आके चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ने ये सब चीज़ें वहाँ से देखी तो हम लोग को लगा कि हम लोग हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम आना चाहिए, यानी हम भी क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल को करें। लेकिन हमें यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को पता था कि हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल का तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट अगर ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहेगी, अगर डीपीएसपी इंडिया में रहेगा तो एटलीस्ट एक इंडिविजुअल को नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल को तो हम लोग आइडेंटिफाई और उसको डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डीएसपीएसपी कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया, ठीक है। आयरलैंड से एक और चीज लिया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी हम लोग ने आयरलैंड से इसलिए लिया है क्योंकि आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें सभी लोग, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने मेंबर हैं, अपोजिशन के हो या फिर रूलिंग पार्टी के, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो क्वेश्चन होता क्या है कि अगर आप ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन ले रहे हो, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। और सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपकी क्लास में मैंने ऐसे ही किसी को खड़ा किया और उसको मॉनिटर बना दिया, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे अपना मॉनिटर? नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको नहीं चुना है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, आपके क्लास में इलेक्शन करवाता हूँ और जो भी पर्सन चाहे वो पार्टनर एज ए मॉनिटर वो खड़ा हो सकता है और जो वोट ज्यादा जीतेगा वो मॉनिटर बनेगा। तो ऐसे जब कोई मॉनिटर बनेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे बिकॉज वो आपके ही द्वारा इलेक्ट होके आया है, ठीक है। तो ऐसे ही था प्रेसिडेंट के लिए भी, भले प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं थी लेकिन सब भी वो हेड ऑफ द स्टेट था। हेड ऑफ द स्टेट होने के कारण कैसा है, वो सबका लीडर था, सबका लीडर है। तो सबका जो लीडर होगा वो क्या किसी एक के चुनने से बन जाएगा? नहीं। तो जब सबका लीडर है तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। जब सब पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी बनेगा तभी तो सब लोग उसको अपना लीडर मानेंगे। अगर ऐसे ही मैंने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया तो बाकी स्टेट वाले बोलेंगे तो हमारा प्रेसिडेंट है ही नहीं, हम लोग ने इनको वोट दिया ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये सब सिचुएशंस को देखते हुए क्या बोला गया वहां पे, ठीक है, ये सब सिचुएशन को देखते हुए ये बोला गया कि आप क्या करो, हम लोग ने यहाँ से प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये ले लिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग ने कहाँ से लिया, आयरिश से लिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो सबका लीडर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट, ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, ये हम लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया, ठीक है। एंड रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव भी हम लोग ने कहाँ से लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या रिलेशन होगा ये भी हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इसके इनके बीच में पावर को कैसे शेयर किया जाता है और इनके बीच में कैसे बोलते हैं ना कि बैलेंस बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ से ली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने कनाडा से पार्लियामेंट अपना अपना फेडरल यूनियन सिस्टम लिया है। यानी कि यूनियन सिस्टम में क्या होता है, सेंटर पावरफुल होता है, स्टेट के पास थोड़े कम पावर होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने इंटर स्टेट कॉमर्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, ठीक है। जर्मनी से हम लोग ने क्या लिया है, जर्मनी से हम लोग ने इमरजेंसी सिस्टम लिया है। यूएसएसआर से हम लोग ने, यूएसएसआर जो अभी रशिया हो गया है, उससे हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, ठीक है। फ्रांस, साउथ अफ्रीका से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है और जापान से हम लोग ने प्रोसीजर ड्यू बाय लॉ, ठीक है, ये सब हम लोग ने लिया है।
तो हम लोग आगे इसमें और भी पढ़ेंगे कि हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर से ये सब चीज़ें क्यों ली हैं। क्योंकि हो सकता है, देखो यूपीएससी वालों के लिए कभी कभी आपको इंटरव्यू में या फिर मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ने इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से क्यों लिया। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बारे में समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब ये है, ठीक है, सपोज करो सपोज करो सपोज करो ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट, ये है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट। ठीक है, अब महाराष्ट्र और सपोज करो ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं कहीं और से लेते हैं और वहां पे ट्रेड करने का जो पावर है वो स्टेट्स के पास होता, तो क्या होता, महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश के स्टेट का झगड़ा हो गया, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का झगड़ा हो गया सपोज करो, तो महाराष्ट्र क्या करेगा, अपना ओनियन, जो ओनियन होता है, ओनियन उत्तर प्रदेश को नहीं देगा, और उत्तर प्रदेश क्या करेगा, अपना ग्रेन्स जो होते हैं वो महाराष्ट्र को सप्लाई नहीं करेगा। तो होगा क्या, महाराष्ट्र में ओनियन की कीमत बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में ओनियन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ओनियन सड़ रहा है लेकिन कैसा है, दुश्मनी की वजह से वो बेच नहीं रहा है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुश्मनी की वजह से ग्रेन्स जो भी होता है, गेहूं, चावल, दाल, वो महाराष्ट्र को नहीं बेचा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा महंगी, इन सब चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर हाई चली जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। और ये होगा क्या, दोनों से ही नुकसान होगा। क्यों, उत्तर प्रदेश में जब कीमत कम होगी उससे किसानों को नुकसान होगा। ठीक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में जब ग्रेन्स की कीमत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो कस्टमर है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये इस वजह से क्या होगा, दोनों में ही बहुत ज़्यादा घाटा होता था। इसीलिए हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने ट्रेड एंड बैलेंस का ये लिया। ठीक है, कि ट्रेड जो होगा, दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड होगा उसका सारा राइट्स किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होगा तो होगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कितना माल कहाँ भेजेगा। चाहे इनके बीच में कोई झगड़ा भी रहे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड टू सेंड द ओनियन टू द यूपी, देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टू सेंड द यूनियन टू द यूपी, और वाइस वर्सा। अंडरस्टैंड? इससे क्या होता है कि किसान और जो कस्टमर हैं वो दोनों ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो दैट इज द रीजन जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है वो हम लोग ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब जर्मनी से हम लोग ने क्या लिया है, जर्मनी से हम लोग ने इमरजेंसी ली है। ठीक है, जर्मनी से हम लोग ने इमरजेंसी इसलिए ली है क्योंकि हिटलर जो थे वो जर्मनी के थे और उन्होंने अपने कंट्री में इमरजेंसी सिस्टम को डेवलप किया था, और इमरजेंसी सिस्टम को डेवलप करके उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा मैसिव नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज अ नेशन कभी कभी आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए एक परफेक्ट इमरजेंसी कहाँ से मिलती है, जर्मनी से मिलती है। इसलिए हम लोग ने जो इमरजेंसी वाला सिस्टम है वो जर्मनी से लिया है। ठीक है, अब यूएसएसआर से हम लोग ने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है। राइट, तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग ने यूएसएसआर से इसलिए लिया क्योंकि यूएसएसआर क्या था, एक सोशलिस्ट कंट्री था, और कोई सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स कम होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा होती हैं। इसीलिए हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है नेशन के लिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो रशिया से लिया है। वो बात अलग है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज सोशलिस्ट कंट्री में जो होती है वो क्या होती है, बाइनरी बाइंडिंग होती है, जबकि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉन जस्टिसेबल यानी कि नॉन फोर्सेबल है। ठीक है, ये हो गया। और फ्रांस फ्रांस उसके साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 टाइप से किया जाता है, या एक तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है ये, और एक तो स्टे अपना बोलते हैं ना कि स्पेशल मेजोरिटी से, और एक स्पेशल मेजोरिटी विद मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन से किया जाता है। यानी कि तीनों टाइप से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसीलिए हमने साउथ अफ्रीका से किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है। ठीक है, जापान से हम लोगों ने ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया है कि यहाँ कहने का मतलब क्या, जापान में जो भी चीजें होती है सिर्फ हर चीज लॉ के हिसाब से होती है, वहाँ पे जुगाड़ एडजस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई काम है तो लॉ के हिसाब से होगा, यानी कि वो लोग लाइन बाय लाइन लॉ को फॉलो करते हैं। इसीलिए ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हम लोग ने जापान से लिया। अंडरस्टैंड? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हम लोग ने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। तो इस तरह से हम लोग ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वेरियस
जो चीज़ें ली हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ली हैं, और ये कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए और कौन सी कंट्री से क्या लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना सिर्फ आपको प्री में बल्कि मेंस में भी आपको लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, और इससे ही आपको समझ में आता है कि कौन सी कंट्री में कैसा सिस्टम चलता है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द रीजन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, सो प्लीज डोंट बी टेक इट लाइट। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और मैंने तो आपको एकदम डिटेल में बताया है, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी बुक में आपको इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में लोग फंस क्यों जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, और इसी कंट्री से क्यों लिया गया है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जब भी पढ़ा करो तो पूरी डिटेल में पढ़ा करो, जिससे क्या हो इवन आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो एक ही बार है, और आप बार बार उसी चीज को पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर बार बार आप उसी चीज को पढ़ोगे और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसको नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देखते हैं इसको। तो पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिजिड, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब क्या होगा। रिजिड होने का मतलब ये होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसको अमेंड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, उसको अमेंड करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए कम से कम लोगों की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण कैसा है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि अगर वहाँ पे 100 जन है, 100 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो कम से कम वहाँ पे 76% लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग, मोर देन हाफ लोगों ने उसको बोल दिया कि हाँ आप कर सकते हो उसको, तो ये हो जाता है। अब आप बताओ कि 76 लोगों को मनाना आसान होगा या 51 लोगों को मनाना आसान होगा। 51 लोगों को मनाना आसान होगा, यानी कि कम लोगों को मना के आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। और अगर ज्यादा लोगों को मनाना पड़ता है आपके चेंजेस के लिए, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रिजिड और, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, यानी कि इसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि रिजिड भी है और कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि और सिंपल भाषा में बताऊं तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ अमेंडमेंट फ्लेक्सिबली यानी कि सिंपल मेजोरिटी से कर देता है, जबकि कुछ अमेंडमेंट ये स्पेशल मेजोरिटी से करता है, और कुछ अमेंडमेंट के लिए तो ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट की रेक्टिफिकेशन की बात करता है। अंडरस्टैंड? हम लोग आगे देखते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल, या फिर फ्लेक्सिबल बोला जाता है और रिजिड भी बोला जाता है, यानी कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कुछ चीजें कैसा है, रिजिड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल में कैसा होता है कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो इंडिया के बाहर कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया के बाहर कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर वो इंडिया का पार्ट बनता है, इंडिया का पार्ट बनता है, तो वो इससे क्या होगा, इंडिया का जो एरिया है, एक्सटर्नल एरिया है, वो एक्सपांड करेगा, और जब ये एक्सपांड करेगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना, कि हाँ हमारा जो पहले एरिया था 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, वो अब कितना हो गया 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। तो बेसिकली ये जो जोग्राफिकल एरिया है उसके ऐड होने की वजह से अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो एरिया जो बढ़ जा रहा है उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट होगा ये बिना, ये तो ऐसा अमेंडमेंट होगा जो आर्टिकल नंबर 368 के उसमें आता ही नहीं, यानी कि डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, वॉइस वोटिंग से भी इसको अमेंड किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन कुछ अमेंडमेंट जो करना है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी को अगर आपको लाना है तो आपको ना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, बल्कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव से आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले तो स्पेशल मेजोरिटी यानी 76% लोगों से, टोटल परसेंट लोगों से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके साथ साथ अपने पास अगर 28 स्टेट है तो मोर देन हाफ कितना होता है, 14 15
15 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास करवाना पड़ेगा, तब जाके ये जो जीएसटी है वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं रिजिड। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कहीं स्टेट अभी स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि अपना जो अपोजिशन पार्टी है इसकी पावर बढ़ जाए, तो उसको पता होता है कि बिना मेरी सपोर्ट के ये मेजोरिटी पास नहीं कर पाएंगे कुछ कंडीशंस में। ठीक है, अगर किसी के पास सुपर स्पेशल मेजोरिटी है किसी पार्टी के पास, तब वो वहाँ पे क्या होता है कि अपोजिशन की जो पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है, अपोजिशन ना के बराबर होता है, जिसका एग्जाम्पल अभी की जो गवर्नमेंट है वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है अभी की गवर्नमेंट के पास सुपर मेजोरिटी है, तो उसको अपोजिशन अगर रहे साथ में तो भी, नहीं रहे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पास करवा सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे वही लिखा हुआ है नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आर्टिकल 368, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। जो आर्टिकल 368 है क्या करता है, दो टाइप का अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट, एक होता है स्पेशल अपना सिंपल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखो ये टॉपिक ये पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट होता क्या है। पहली बात तो दो चीजें होती हैं दुनिया में, जो सिस्टम चलता है वो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। अब मैं बताता हूँ कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है। फेडरल सिस्टम को उसको बोलते हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि सेंटर के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो स्टेट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, सेंटर के पास सिटीजनशिप का राइट होगा, स्टेट के पास भी सिटीजनशिप का राइट होगा। सेंटर के पास टैक्स लेवी करने का राइट होगा तो स्टेट के पास भी टैक्स लेवी करने का राइट होगा, यानी कि पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है फेडरल सिस्टम, और ये सिस्टम किसके पास है, यूएसए के पास है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी सेंटर से जो स्टेट होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी सारी पावर जो होती हैं वो किसके पास होती हैं, सेंटर के पास होती है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है, और सेंटर क्या करता है अपने एक पर्सन को हर स्टेट में अपॉइंट कर देता है, और ये पर्सन क्या करता है सेंटर का इंस्ट्रक्शन लेके स्टेट में काम करवाता है। इससे होता क्या है कि स्टेट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है और कि वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बना सके। स्टेट के पास पावर नहीं होता कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, स्टेट के पास पावर नहीं होता कि वो अपना टैक्स लेवी कर सके अपने हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि उसको हर जगह से क्या करना पड़ता है, सेंटर की बात सुननी पड़ती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको यूनिटरी सिस्टम, यहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। पावर का क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन होता है, जबकि फेडरल सिस्टम में क्या हो रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है कि फेडरल सिस्टम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फेडरल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे काम करता है, जब यूनिटरी सिस्टम सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के सिस्टम पे काम करता है। लेकिन जो हमारा इंडिया है ना, वो ना तो फेडरल है ना तो यूनियन है, ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है। ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, और इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन सिस्टम। ठीक है, यूनियन सिस्टम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों ही होते हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों ही होते हैं, और सेंटर के पास पावर ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट के पास कुछ भी पावर नहीं होती है। सेंटर और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन सेंटर के पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, सेंटर के पास पावर ज्यादा होती है, स्टेट के पास पावर कम होती है। यहाँ पे 60% पावर होगी और यहाँ पे क्या होगा, 40% पावर होगी, लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यूनिटरी सिस्टम है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते ये फेडरल सिस्टम है, इसलिए इसको नया ही नाम दिया गया है, इसको बोला गया यूनियन सिस्टम, और ये सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, यूनियन सिस्टम जैसे जो कोई भी ऐसा कंट्री ऐसा नहीं बोलता कि ये यूनियन है, हर कंट्री कुछ और बोलता है, फेडरल है, ये है, वो है, लेकिन इंडिया ऐसा बोलता है कि ये यूनियन है। इसीलिए हमारे अब जब दोनों ही टाइप का फीचर्स को ये कंटेन करता है, इसलिए हमारे जो सिस्टम है उसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। यानी कि फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन जिसमें यूनिटरी सिस्टम क्या है, थोड़ा बायस है। बायस मतलब पावरफुल है। ठीक है, जैसे कि अब फेडरल सिस्टम में क्या आएगा, सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है और स्टेट में भी गवर्नमेंट बनती है। पावर का डिवीजन होता है सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। हमारे यहाँ पे जो जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या है कि सेंटर अकेले ही उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा और उससे ऊपर कोई भी नहीं रहेगा। ये सब क्या है, किसके फीचर, फेडरल सिस्टम के फीचर है। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर रिजिडिटी नहीं रहेगी तो सेंटर क्या करेगा, अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेगा, स्टेट को पूछेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सेंटर को स्टेट से पूछना पड़ेगा, और जब तक स्टेट हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिटरी सिस्टम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटर क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप होता है, हमारे यहाँ पे भी देखो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बताया था कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब कैसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर स्टेट, यानी और ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये स्टेट वाइज डिवाइड नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और गवर्नर काम कहाँ पे करता है, स्टेट के पास। अब स्टेट को पता ही नहीं कि गवर्नर किसको अपॉइंट, स्टेट के पास कोई राइट नहीं कि कौन गवर्नर आएगा कौन नहीं आएगा। सेंटर जिसको चाहेगा उसको भेज देगा, तो सेंटर किसको भेजेगा, अपने पपेट को ही भेजेगा जो उनकी बात सुनता हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि स्टेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, यूनिटरी सिस्टम। अब सेंटर क्या करता है, गवर्नर गवर्नर के थ्रू ही क्या किया जाता है, सेंटर क्या करता है, गवर्नर के थ्रू ही स्टेट पर कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको और डिटेल में, एक बड़ा चैप्टर है इससे रिलेटेड, तो उस चैप्टर करेंगे तो उसको और डिटेल में करेंगे। अभी तो खाली इतना समझ लो कि कौन सा फेडरल सिस्टम में आता है और कौन सा किस में आता है, यूनिटरी सिस्टम में आता है। इससे क्या हो जाएगा, आपके माइंड में एक बात पता रहेगी कि कैसे इसको बाइफर्केट किया जाता है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में। यानी फेडरल यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस का समझना हो तो ऐसा कोई काम हो जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता हो तो उसको बोलेंगे फेडरल सिस्टम। और ऐसा कोई काम जहाँ पे सेंटर अपनी मनमानी करता हो या फिर अकेले वो काम कर सकता है उसको बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम। आगे आने टाइम में आप उसको समझ जाओगे, खाली अपने दिमाग में इस बात को रखे रहना कि हाँ फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जब आप धीरे धीरे एग्जांपल्स देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहली बात होता क्या है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं। ठीक है, दो हेड होते हैं, यानी हेड मतलब हेड ऑफ द स्टेट। जब मैं हेड ऑफ द स्टेट बोलता हूँ तो मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा होता हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा होता हूँ। यहाँ पे दो हेड होते हैं, एक होता है नाम का हेड, बाय नेम, इसको बोलते हैं डिज्यूरी, डिज्यूरी। और एक होता है रियल में हेड, काम का है, जिसको बोलते हैं डिफेक्टो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं। ठीक है, आप हो, कल को कोई घर में आता है और पूछता है हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, तो आप क्या बताते हो, ग्रैंडफादर। लेकिन क्या ग्रैंडफादर कोई डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं। ठीक है, घर में डिसीजन लेना, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, आने वाले टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी पावर किसके हाथ में होती है, आपके फादर के हाथ में होती है। लेकिन नाम का कौन हुआ हेड, अगर बाहर से कोई आदमी आके पूछता है कि हु इज द हेड, तो आप ग्रैंडफादर ही बताओगे। क्यों, बिकॉज वो नाम के हेड हैं। लेकिन कल को कोई काम पड़ा घर में और घर में काम करना है और कोई डिसीजन लेना है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है, आपके फादर लेते हैं। तो जो फादर है वो आपके रियल एक्चुअली पावर उनके पास है। लेकिन अगर कोई पूछता है तो कौन हेड है, आपके फादर हेड है आपके। ठीक है, यानी कोई पूछता है तो आपका ग्रैंडफादर हेड है, नहीं तो रियल में जो पावर किसके पास है, आपके फादर के पास है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी है, प्रेसिडेंट इज अ डिज्यूरी और प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफेक्टो। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, डिज्यूरी है यानी कि नाम का हेड है,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अंडरस्टैंड? तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें पहले दो हो गया, अब मैं बता दिया आपको de jure de facto क्या होता है। उसके बाद क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यही मैं बता रहा था अभी कि de jure de facto एक प्रेजेंस होता है कि नॉमिनल हेड होता है और एक क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव होता है। उसके बाद क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, यानी कि अगर 500 की सीट है, अगर किसी पार्टी को 300 सीट मिल गई तो वो पार्टी रूल करेगी, बाकी 200 सीट क्या हो, 200 लोग जो होंगे वो अपोजिशन पार्टी के कहलाएंगे। ठीक है, इसको और भी डिटेल में हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, ऐसी बात करें, यानी कि यहाँ पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्चुअली थोड़ा डिटेल चैप्टर हो जाएगा अगर मैं वो सब पढ़ाने लगा, उसके लिए अलग से चैप्टर है। तो हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, लेजिस्लेटिव कौन होता है, और रियल बोलते ना कि एक दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल सकते हो, कभी कभी इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोग आने वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें तो डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है कि आप क्या करो, यहाँ से ओवरव्यू लो और उसको क्या करो कि यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेजिस्लेचर के मेंबर, लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, और लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे जो लीडर होगा या तो स्टेट में कौन होगा? चीफ मिनिस्टर सबका लीडर होगा, चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके मोदी जी हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सेंटर के हेड है, जबकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इज सीएम और ये क्या है? यहाँ के हेड है। ठीक है, लीडरशिप यहाँ का चलता है। डायल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोकसभा का डायल्यूशन हो जाता है, लोकसभा को नॉन परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, और ये हर 5 साल के बाद या उससे कम टाइम में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं। Every single day